कोई एक चालीसा के बारे में आप थोड़ा सा बता सकेंगे? ओमकार चालीसा आज के कलयुग में ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जो लिखता है, जो पढ़ता है, जो उसका पाठ करता है, वो नास्तिक इंसान भी हो, उसे भी उसका पूरा फल उसकी मनोकामना की पूर्ति मिलती है। जी जी जी। तो ये वॉर होने की जो परिस्थिति सर्जन हो रही है और क्राइसिस होने वाले हैं, बीमारियां आने वाली है, ऐसा कुछ वायरस है वगैरह, ये परिस्थिति घटने का कारण क्या हो सकता है? मैंने 2019-20 में कहा था कि ऐसी महामारी हो सकती है जो देश और दुनिया को डिस्टर्ब कर सकती है, तो वो भी हुई, लेकिन वो ह्यूमन मेड हुई, कुदरती नहीं हुई। तो ऐसे माहौल में इंसान अपने सर्वाइवल के लिए भी मतलब के पैसा अर्न नहीं कर पाएगा, ऐसा माहौल खड़ा हो रहा दिखता है आने वाले 1-1.5 साल। तो इसके पीछे कारण क्या हो? ग्रहों के साथ देना देना नहीं है, पर्सनल भूख जो होती है पैसे की, सत्ता की, शक्ति की, जैसे कि चाइना को लगता है कि मैं ताइवान को कल ले लूं, और हो सकता है कि ये साल खत्म होते होते ताइवान वो ले भी लेगा। सच में एलियन एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, मैं 1992-93 से एलियंस परग्रहवासियों पर बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं बड़े बड़े जगहों पे मैंने इस बात को बोला है। मेरी YouTube चैनल में भी बहुत बार मैंने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन मेरी बात सही है उसका स्टैंप जो है वो 8 मई 2026 को खुद अमेरिका ने लगाया है। तो उनसे कनेक्शन के लिए कौन सी वो मतलब कोई अलग भाषा होती है एलियंस की, क्या होती पृथ्वी में से पृथ्वी में वादत भाषा का प्रयोग किया जाता है। है? अगर हम वादत भाषा के कुछ स्लोगन्स उन तक पहुंचाने की कोशिश करें तो 100% वो हमें रिएक्ट करेंगे। नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। ऑलरेडी 2 पॉडकास्ट हमने कर चुके हैं और जो खास मेहमान है वो हमारे स्टूडियो पे अभी आए हैं, और आप सबके बहुत कमेंट्स आ रहे थे और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि इनसे और भी बात करें दोबारा, और बहुत सारा नॉलेज है इनके पास और आध्यात्मिक पावर भी बहुत है। तो वो है पर्सनालिटी, वो ओम गुरु है और आइए आज कुछ विशेष चर्चा करेंगे और बहुत सारी जानकारी लेंगे उनके साथ। कैसे हो स्वामी जी? नमस्कार नमस्कार पूनम जी, आप कैसी है? ठीक है? बस मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट था ना, तो उसमें चालीसा के बारे में डिटेल में जानकारी की बात की थी, और चालीसा की आपने रचना भी बहुत सारी की है। तो उसमें से कोई एक चालीसा के बारे में आप थोड़ा सा बता सकेंगे? पिछली बार हमारी जो बातचीत हुई थी उसके बाद मैंने एक बजरंगबली चालीसा और हनुमान बावनी लिखी जी। बजरंग बली चालीसा जो मैंने रचना की वो आज के कलयुग के परिप्रेक्ष्य में की। जैसे हनुमान चालीसा है तो तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आज उसका पाठ करते हैं, पठन करते हैं। बात होती क्या है कि आप हनुमान चालीसा करते हो तो लोग अलग अलग मनोकामना के लिए करते हैं। हनुमान चालीसा की जो रचना हुई है तो वो आपकी मनोकामना सिद्धि के अलावा पुण्य प्राप्ति के लिए है जी। भगवान हनुमान जी को याद करके उनकी शक्तियों का आशीर्वाद लेने की, ऊर्जा प्राप्त करने की बात हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने, संत तुलसीदास जी ने कही है। लेकिन आज के कलयुग में बजरंग बली चालीसा की जो मैंने रचना की है वो बजरंग बली चालीसा आपके जो मनोरथ होते हैं उसे वो परिपूर्ण करते हैं। हमारी जब बातचीत नहीं हुई थी, बातचीत हो गई थी, उसके बाद मैंने उसकी रचना की है। और जो सबसे ज़्यादा मैं कहता रहता हूँ कि ओमकार चालीसा आज के कलयुग में ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जो लिखता है, जो पढ़ता है, जो उसका पाठ करता है, वो नास्तिक इंसान भी हो, उसे भी उसका पूरा फल उसकी मनोकामना की पूर्ति मिलती है और मन में एक पीस ऑफ माइंड उसका रहता है। पिछले पॉडकास्ट में हमने ये भी बात की थी कि वॉर होगी कि क्या। हाँ। और उस वक्त वॉर नहीं हुई रही थी, रशिया और यूक्रेन की जो चल रही थी, लेकिन जब मैंने कहा उसके बाद समझो कि ये ईरान, इज़राइल और ये अमेरिका का वॉर हुआ। और आज पोजीशन ये है कि पूरी दुनिया में
एक तरह से वर्ल्ड वॉर जैसा ही माहौल है। एक डर है, एक खौफ है। और मैं यहाँ से अगर आज देखता हूँ, आज हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज की तारीख 26 जो तारीख है, 26 तारीख मई महीने की 2026 को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये अमेरिका जब तक ईरान को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगा तब तक ये चालू बंद ऑन ऑफ घटना चलती रहेगी। आने वाले वक्त में मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया पूरी तरह से, मतलब 1-1.5 साल में महंगाई से लेके देश और दुनिया की जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, राजकीय परिस्थितियां हैं, सारी डिस्टर्ब दुनिया भर में होगी। और वो माहौल सहना अल्टीमेटली जनता को, प्रजा को पड़ेगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैं अभी तक तो उसमें गलत साबित नहीं हुआ हूँ और इसमें चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ कि लोग नॉर्मल जीवन जी सके, महंगाई कम हो जाए। परिस्थितियाँ जो बहुत ही ज़्यादा विपरीत हो रही है, हमारे देश के लिए भी देखिए और दुनिया के लिए भी देखिए, तो वो एक दिक्कत की बात है, परेशानी की बात है। तो ऐसे वक्त में हमें प्रार्थना ओमकार चालीसा के माध्यम से करनी चाहिए कि भाई दुनिया में वर्ल्ड वॉर के माध्यम से लोग हताहत ना हो, या वॉर जो हो रही है वो बंद हो और किसी भी तरीके से उसका कोई रास्ता बीच का निकल आए। जी जी जी। तो ये वॉर होने की जो परिस्थिति सर्जन हो रही है और क्राइसिस होने वाले हैं, बीमारियां आने वाली है, ऐसा कुछ वायरस है वगैरह, ये परिस्थिति घटने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, वायरस के जहाँ तक बात है या वॉर की बात है, तो वॉर ह्यूमन मेड है। मनुष्य इंटरेस्ट फुली कर रहे हैं। इजराइल और ईरान के चक्कर में अमेरिका को कूदने की ज़रूरत नहीं थी और अमेरिका कूदा तो पूरा माहौल आज देखिए बिगड़ चुका है। कोविड के वक्त भी मैंने कहा था और पूरे दावे के साथ कहा था कि ये वायरस ह्यूमन मेड है। अब किस देश ने बनाया है, कैसे बनाया है, वो एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। लेकिन ये इतनी बड़े माहौल में जब ये फैला तो ये ह्यूमन मेड है, कुदरत, नेचर मेड नहीं है। इसी तरह से जो भी आने वाली परिस्थितियाँ होगी, और मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये युद्ध जो है वो परमाणु हथियार से लड़े जाएंगे। वो हुआ, मैं 2005-6 से कह रहा था। मैंने 2019-20 में कहा था कि ऐसी महामारी हो सकती है जो देश और दुनिया को डिस्टर्ब कर सकती है, तो वो भी हुई। लेकिन वो ह्यूमन मेड हुई, कुदरती नहीं हुई। तो ऐसे माहौल में इंसान अपने सर्वाइवल के लिए भी मतलब के पैसा अर्न नहीं कर पाएगा। ऐसा माहौल खड़ा हो रहा दिखता है आने वाले 1-1.5 साल में। जी जी जी। तो ये ग्रहों की परिभाषा होती है कि लोगों का माइंड चेंज होता है, क्या ऐसी प्रक्रिया करने के लिए कुछ प्रेरित होता है क्या? मतलब इसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए, प्रश्न कुंडलियाँ देखे या औरा चक्र देखे, आभा चक्र देखे, जिसकी हम गिनती करते हैं, तो उसके हिसाब से ये परिस्थितियाँ जो बनी हुई है वो ग्रहों की प्रश्न कुंडलियों को या औरा चक्र की प्रश्न कुंडलियों को हम बात कर दे, उसके कारण नहीं बनी है। क्यों? कि वो सब सक्रिय और कंस्ट्रक्टिव दिखा रही है। मनुष्य इतना लालची हो गया है, उसके अंदर इतने शैतान आ चुके हैं कि भाई अब जिसकी ज़मीन नहीं है, जिसका देश नहीं है, उसे भी चाहिए कि भाई ये देश मेरे में आ जाए। हर बड़ा छोटे को मारकर जीना चाहता है और ये बहुत ही गलत बात है। हिंदुस्तान ने आज तक जितना भी मेरा रिसर्च है मैंने समझा है, हमेशा शांति की बात की है, हमेशा कूटनीति से प्रश्न के समाधान की बात की है, हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच दुनिया के प्रति हिंदुस्तान ने रखा है। लेकिन दुनिया जो चला रहे हैं वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जब वो आपका नुकसान या दूसरों का नुकसान करेंगे तो आपका खुद का नुकसान भी होगा। यानी ग्रहों के साथ मैं नहीं समझता, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि ये ग्रहों के साथ देना देना नहीं है। पर्सनल भूख जो होती है पैसे की, सत्ता की, शक्ति की, जैसे कि चाइना को लगता है कि मैं ताइवान को कल ले लूँ और हो सकता है कि ये साल ख़त्म होते होते ताइवान वो ले भी लेगा। और 100% मैं मानता हूँ कि उसमें नेटो के कोई भी देश हो या अमेरिका हो, कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। मेरी मोटी मोटी जो मुझे दिख रहा है। तो जब ताइवान चला जाएगा
तब अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड लेना आसान हो जाएगा। तो ये एक ऐसी घटना हो रही है जो बड़े बड़े विशेषज्ञों को सोचना चाहिए कि बड़ा देश छोटे देशों के अस्तित्व को खत्म कर रहा है। जी जी जी। तो हमारे भारत में इसकी इफेक्ट क्या पड़ेगी? भारत में देखिए, अब सीधी सी बात है कि भारत 90% अपना ऑयल इंडिया बाहर से मंगवाता, इंडिया बाहर से मतलब इंपोर्ट करता है। तो ऐसे माहौल में जब ऑयल की कीमतें बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, हाँ। कोई भी चीज़ कंट्रोल में रहेगी नहीं, और आपके पास नहीं ऑयल आ रहा, अमेरिका ये कह रहा है कि भाई मैं आपको ऑयल दूंगा, तो वो ज़्यादा महंगा देगा, तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो मेरा जो समझ है, घर के हर इंसान को जिसकी उम्र 18 साल है, मैंने पहले भी ये बात बोली है, बहुत बार बोली है और आज भी बोल रहा हूँ, और 75 साल तक जो इंसान हिंदुस्तान में एक इंसान कमा रहा है और 4 इंसान खा रहे हैं ऑन एन एवरेज, मेरे हिसाब से घर में जितने भी इंसान हैं सबको कमाना चाहिए। जिसकी जो स्किल, आप समझ रहे हैं, जिसकी जो एबिलिटी, भले तो रोज के 1000 रुपये वो कमाए लेकिन वो कमा के लाए, तो ये इकोनॉमी का चक्कर चलेगा। नंबर 1। नंबर 2 कि हमें जहाँ तक हो सके, गांधी जी ने कहा था कि अगर अंग्रेजों को निकालना है तब स्वदेशी को अपनाइए। उस वक्त बहुत से बड़े बड़े बुद्धिजीवी को लगा था कि ये क्या बात कर रहे हैं गांधी जी, इससे तो थोड़े अंग्रेज जाने वाले हैं। लेकिन इससे यूके में बहुत सी मिलें बंद हो गई और उस इकोनॉमिक डिजास्टर का असर हुआ। हिंदुस्तान आज 150 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। हर दुनिया के हर देश को हिंदुस्तान की ज़रूरत है। हाँ। अपना सामान बेचने के लिए। अगर आप स्वदेशी मेड इन इंडिया में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इंडिया में बनी हुई चीज़ों का आप उपयोग करेंगे, स्वदेशी पर आप चलोगे और विदेशी चीज़ों का त्याग करोगे, तो ही आप 100% सर्वाइव कर सकते हो और महंगाई से आप लड़ सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, कितनी चीज़ों में बाहर की चीज़ें हैं वो भी हमें भी पता नहीं, लेकिन कम से कम हम पढ़कर ये देख तो सकते हैं कि भाई ये मेड इन इंडिया है। हाँ। तो आप परचेस करो। सही बात है। कुल मिला के मेरी बात यह है कि अगर हिंदुस्तान को विकसित बनना है तो सबसे पहले उसे अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जितना हो सके। जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही है और आप खरीद रहे हो, लेकिन वो बाय प्रोसेस होकर मेड इन इंडिया का सिक्का लग के ही मार्केट में आएगा। तो वो चीज़ों का तो कम से कम आप इस्तेमाल करना शुरू करें, तो एक नया हिंदुस्तान बनेगा, एक नया राष्ट्र बनेगा, एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में हम जाएंगे। जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई इतनी महंगाई है, इतनी तकलीफ है, तो हम विकासशील से विकसित बनेंगे कैसे? लेकिन मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रक्शन में ही कंस्ट्रक्शन का बेस आप डाल सकते हो। अगर हम गुलाम नहीं होते तो ना गांधी आते, ना स्वदेशी की बात होती। वैसे ही वो वक्त आज भी है। 19वीं सदी का जो दौर था वही दौर आज भी है। समझो कि भाई किसी भी तरीके से हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। वही भी सही रास्ता गांधी का जो है उस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। पॉलिटिशियन नेताओं से लेके आम इंसान तक, दिल्ली से लेके गांव के आखिरी इंसान तक स्वदेशी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। मेड इन इंडिया, हमारा राष्ट्र प्रेम आज हमको यही गुहार लगा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से आप इस देश के हो, काम कीजिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने में घर का हर इंसान सहायता करे, अपनी स्किल और एबिलिटी के हिसाब से वो इकोनॉमी का चक्कर चलाए, पहिया चलाए और खासकर एंड में मेड इन इंडिया इस्तेमाल करे। जी। तो हमारे भारतवासियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। भारतवासियों को ज़्यादा तकलीफ 100% नहीं होगी। जहाँ इतनी बड़ी इकोनॉमी है, थोड़ा सा महंगाई और दुनिया के कारण जो इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, वो तो पड़ ही रहा है। लेकिन उसमें ना कुछ राजनेता कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारी सेल्फ अवेयरनेस तो हम ला सकते हैं। वो तो कर सकते बस सेल्फ अवेयरनेस हमें लाना है। जितना कम हो सके पेट्रोल इस्तेमाल कीजिए, जितना कम हो सके इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कम कीजिए, जितना खर्चा कम हो सकता है जहाँ वो कोशिश करनी चाहिए। प्रैक्टिकली कहने में जितना अच्छा लगता है वो
इम्प्लीमेंट करने में वो दिक्कत वाली बात है, लेकिन जितना भी हो सके सही है। वो शुरू करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। जी जी। और गुरुजी एक सवाल, एक बहुत ही अलग सवाल टॉपिक आ रहा है मन में कि सच में एलियन एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे? देखिए, मैं 1992-93 से एलियंस परग्रहवासियों पर बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं बड़े बड़े जगहों पे मैंने इस बात को बोला है। मेरी यूट्यूब चैनल में भी बहुत बार मैंने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन मेरी बात सही है, उसका स्टैंप जो है वो 8 मई 2026 को खुद अमेरिका ने लगाया। क्या बात है। नासा और पेंटागन ने जो अवकाश में जो अवकाश यात्री गए थे, उन्होंने अवकाश में ऐसी गतिविधियां देखी, जो गतिविधियां हमारे पृथ्वी जैसी गतिविधियां थी, जी जो कहीं ना कहीं स्पेस में जो अवकाश यात्री जा रहे थे उनके लिए वो चीज़ें बहुत अचंभित करने वाली लगी। उनको लगा कि कहीं जीवन है, कहीं से प्रकाश आ रहा है, कहीं बहुत एक बड़ा ग्रह है कोई जिसमें जीवन की शक्यता, ऐसी लाइटिंग दिख रही है। तो वो सारे एविडेंस आज तक उन्होंने दबा के रखे थे, मोस्ट सीक्रेट फाइल बना के दबा के रखे थे। लेकिन 2 साल से अमेरिका की संसद में इस बात की मांग उठ रही थी, उसके सेनेट कह रहे थे कि अवकाश में जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में आप हमें सारे एविडेंस दीजिए। तो 8 मई 2026 को अमेरिका ने जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए हैं, जो आज पब्लिक डोमेन में है, मैंने बहुत गौर से उसे स्टडी किया, और फिर मैंने 16 मई 2026 को एक ऐलान किया मेरे यूट्यूब चैनल से कि 1 साल नासा हो या इसरो हो, मुझे हायर कर ले, एक पैसे दिए बिना मैं परग्रहवासी एलियन से उनका कनेक्शन, बातचीत का एक दौर शुरू करवा सकता हूँ। क्यों कि 25 साल मैंने जो रिसर्च किया है, तो मैंने रिसर्च किया है तो अमेरिका जैसे देश, नासा ने भी रिसर्च किया है, वो भी सालों से वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई परग्रहवासी है या नहीं है। उनका तो सब्जेक्ट अभी वहाँ है कि है या नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि है, कनेक्शन करवाना है। अब कनेक्शन करने के लिए वादद भाषा में डिकोड की हुई बातों को उन तक पहुँचाना है जी। समझो कि जैसे इसरो करेगा तो मिल्की गैलेक्सी में कर सकते हैं, नासा करेगा तो वहाँ की गैलेक्सी के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो वहाँ तक अगर बात पहुँचेगी तो वो लोग आपसे, आपके साथ कनेक्ट होंगे। अब वो लोग तो यहाँ आ रहे हैं, अब वो कौन कह रहा है कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं? तो खुद अमेरिका ये कह रहा है, नासा ये कह रहा है कि भाई हमारे आकाश में बहुत सी उड़न तस्करियाँ हमें दिखती है, बराबर है, और वो 10-15 सेकंड में गायब भी हो जाती है, और उससे हमारे अवकाश प्रोग्राम का कोई लेना देना नहीं है, मतलब हमारी नहीं है। अब अमेरिका ये कह रहा है कि हमारी नहीं है, आप समझो बात को। तो फिर किसी दूसरे देश की होने की तो गुंजाइश रहती नहीं है। दूसरा, उन लोगों ने दावा ये किया है कि जो उड़न तस्करियाँ दिखती है वो इतनी पावरफुल है कि हमारे जैसा कोई इंसान अगर इसे चला रहा होता तो वो इंसान वहीं मर जाता, यानी हमसे पावरफुल इंसान वो चला रहा है। उड़न तस्करियाँ मेरे हिसाब से पूरी दुनिया की फ़ोटो खींचती है, पूरी दुनिया के हमारे। लेकिन हमारे पास ऐसे सिस्टम नहीं है। चाइना के पास अगर ऐसे सिस्टम है, रशिया के पास है, तो उन लोगों ने अमेरिका की तरह अभी उसे पब्लिकली ओपन नहीं किया है। लेकिन वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि कोई ऊपर से आता है, परग्रहवासी एलियन, और हमारे फोटोग्राफ्स खींचकर वो चला जाता है। अब वो फोटो क्या खींचता है, तो वो आप कितने एडवांस और डेवलप हुए हैं उसके बारे में वो माहिती ले जाते हैं कि हमारा, उनको हमसे कोई खतरा नहीं है ना। अच्छा। तो आज तक तो कोई खतरा है नहीं, क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं, वो लोग वही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। गले से वो बात उतर नहीं रही है। अच्छा। मैं भी जब 25 साल से कह रहा था तो लोगों को लगता था कि भाई गुरुजी ये कह रहे हैं, ठीक है सुनो, बात खत्म हो। मैंने कहा नहीं, ये साइंटिफिक बात है, आप, ये साइंस की बात है। और मैंने ये भी कहा है कि भाई 4 मुझे अवकाश का जो नॉलेज जिनके पास है, ऐसे 4 इंसान चाहिए। अब इसरो के पास भी है, नासा के पास भी है, और मैं जो बातें कहना चाहता हूँ उस अवकाश में वो बातें मेरी डिकोड करके पहुंचा दी जाए।
ये लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी सोलर पैनलों के साथ बड़े बड़े मतलब के पूरी तरह से उसके फोटोग्राफ खींचते हैं, उस पूरी डिटेल देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एलियन है कि नहीं है। लेकिन वो हाँ लोग इतने पावरफुल है कि आप उनके साथ बातचीत किए बिना उनका फोटोग्राफ आप खींच भी नहीं पाओगे, उतनी सक्षम उनकी रडार शक्ति है। जी। उनका जो अवकाश है उतना पावरफुल है कि आप आने वाले 100 सालों तक भी उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ 100% डेफिनेटली बात है। और एक साल में अगर मैं ये कहता हूँ पूरी दावे के साथ, पूरे खुले मन से, पूरी शिद्दत से कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपको एक कनेक्शन करवा दूंगा, फिर आप बातचीत एक बार चालू करोगे तो उनके और आपके कहीं ना कहीं विचार एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। अगर बात विफल भी रही उनके साथ तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि भाई एलियन है। एलियन है। तो ये एलियन जो है, तो हमारी जो पृथ्वी है, बहुत सारी वैसे गैलेक्सी वगैरह है, तो वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ रहते हैं? आपने जैसे मतलब कि समझो कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो हमारे मतलब के अंतरिक्ष में ही है, हमारे ब्रह्मांड से किसी दूसरे नेक्स्ट ब्रह्मांड में नहीं है, जी। हमारी ही गैलेक्सी में है, हमारे आंखों के सामने है। लेकिन आपका जितने भी समझो सैटेलाइट है आपके, वो उसके फ़ोटो नहीं खींच पा रहे हैं। आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं दिखता है कि भाई धुंधलापन दिखता है, कहीं दिखता है तो कभी मंगल के आपने फ़ोटो खींच लिए, लेकिन उनकी गैलेक्सी के, उनकी पृथ्वी के आप फ़ोटो नहीं खींच पा रहे हो। तो हमारी गैलेक्सी से बाहर वो पृथ्वी तो है नहीं, हाँ क्योंकि एलियन तो आते ही भी है। मेरे हिसाब से हर साल 50 से भी ज़्यादा एलियन इस पृथ्वी की विजिट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और जाते हैं। अच्छा। सुनने में अभी बेतुका लगेगा, बराबर है, या ओवर एग्जेग्रेटेड लगेगा, लेकिन 2 4 5 साल में फिर भी ये बात भी साबित हो जाएगी कि भाई मैं आज जो कह रहा हूँ 26/5/2026 को वो प्रूव हो जाएगा। हम्म। तो कुल मिलाकर जमा पूंजी ये है कि हमें उनके साथ बातचीत का दौर चालू करने के लिए उनको मैसेज करना पड़ेगा। वो मैसेज ये होगा कि हम आपके साथ बातचीत करेंगे और शांति से कोई एक बात पर मिनिमम प्रोग्राम पर आएंगे, वो रिसीव करेंगे और वही हमें कांटेक्ट करेंगे। हमारे पास तो कांटेक्ट हो सके ऐसे पावर या अभी तक ऐसा रिसर्च हुआ नहीं है, और नासा ने भी कहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक हम कर पाए नहीं है। हम नेगेटिव नहीं है कि एलियन नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और मैं कहता हूँ कि पुख्ता जानकारी है उनके पास, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो उनसे कनेक्शन के लिए कौन सी वो मतलब कोई अलग भाषा होती है एलियंस की, क्या होता है? जिस पृथ्वी 3 पृथ्वियाँ ऐसी है कि जिस पृथ्वियों में से एक पृथ्वी में वादत भाषा का प्रयोग किया जाता है। जी। अगर हम वादत भाषा के कुछ स्लोगन्स उन तक पहुंचाने की कोशिश करें तो 100% वो हमें रिएक्ट करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया, हाँ उन्होंने एक बार जवाब दे दिया तो पहले तो ये प्रूव हो जाएगा कि एलियन है। हाँ। और एक बात बातचीत शुरू होती है, एक डिस्कशन शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो एक कंस्ट्रक्टिव मोड पर आती है। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो उनके पास इतनी ताकत है कि वो आने वाले 100 सालों में 2 3 मोबाइल जैसे ऐसे बम बनाकर इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। उनके पास इतनी पावर है। क्या बात है। अभी तक उनको ये लगता है कि हमारी ओर से उनको कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो रिलैक्स होकर आते हैं, हमारी पूरी जांच करते हैं और चले जाते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ अमेरिका, यूएसए, चाइना, रशिया, इन बड़े बड़े देशों का, नॉर्थ कोरिया, जिनके पास परमाणु शक्ति है, उनके कंट्रोल पैनल के नंबर भी वो लोग जानते हैं। डेफिनेटली क्या बात है। 100%। क्योंकि आप नासा खुद कह रहा है कि भाई हमारे आकाश में बहुत सी ऐसी बार उड़न तस्करियों को हमने फ़ोटो लेते हुए देखा है, वो नासा ने खुद कहा है। अब उन्होंने देखा है, उसके वीडियो रिलीज़ किए हुए हैं, उन्होंने जानकारी साझा की है। 8 मई से पहले 7 मई तक मैं जितना भी कहता था लगता था कि एक प्रिडिक्शन है, आज वो बात सच्चाई में कन्वर्ट हो गई कि हाँ सही बात है। सही है। तो कुल मिलाकर बात, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक इंसान
पूरा अपना 1 साल दे रहा है और 1 साल में आपको उसको कुछ भी नहीं देना है और रिजल्ट तक हमें पहुंचाना है जिससे इस दुनिया का भला हो सकता है, तो क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। पर उनको ऐसा क्या है, इनसिक्योरिटी है पृथ्वी के लोगों के ऊपर, क्यों बार बार आते रहते हैं और वो चेक करते रहते हैं, क्यों? उसका उनका उन लोगों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम उन तक पहुंचे और उनको नष्ट ना कर दें। अच्छा। लेकिन अगर हम सामने से कहेंगे कि हम नष्ट नहीं करेंगे, हम आपके साथ सिर्फ बातचीत करेंगे, तो पूरा मामला बातचीत के दौर पर आएगा। जी। टेक्नोलॉजी साझा होगी। वो लोग जितने एडवांस है उतने एडवांस हम नहीं हैं। वो लोग हमें जो टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, तो यहाँ का इंसान 100% उनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिसीज़ फ्री हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि जिसके माध्यम से जो चीज़ आप सोचते हो उससे पहले वो चीज़ मतलब आपके दिमाग में गलत क्या है, सही क्या है, सारी चीज़ें, मतलब कि टेक्नोलॉजी इतनी डीप है। आज हमें लगता है कि 5G आ गया, समझो। आज से 10 साल पहले लगता था कि भाई 2GB मतलब के वर्क नहीं कर रहा है, और आज 5G आ गया, 6G चल रहा है, समझो। तो अगर वो लोग हमें 20G जैसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि पहले कनेक्शन तो करो, फिर ये सारी बातें तो बाद में भी बाद देखी में, जाएगी। सही हाँ, बात है, लेकिन हम सही। कम से कम मैसेज तो दे सकते हैं कि ना हम उनके लिए खतरा है और हम वो हमारे लिए खतरा न बने। आज अमेरिका को लगता है कि भाई ईरान खतरा है, लेकिन अमेरिका ये नहीं सोच रहा है कि ईरान खतरा नहीं है, एलियन खतरा है। हाँ, सही बात है। तो आपके प्रिडिक्शन में ऐसा लग रहा है आपको कि एलियन कभी भी आएंगे? और मुझे लग रहा है कि जब तक हम इतने समृद्ध ज्ञान मतलब के कनेक्शन में नहीं हो जाते, तब तक हमें उनसे खतरा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उनको लगेगा कि ये लोग तो कुछ डेवलप हुए नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ से 50,000 लाख 2 लाख एलियंस भी पूरी पृथ्वी को कंट्रोल कर ले हमारी। हाँ, तब हम क्या करेंगे? ये भी हो सकता है। होने के लिए ये सारी चीज़ें अब हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, नासा के जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप उन्हें बहुत क्लोजली रिसर्च करो तो डेफिनेटली वो बात प्रूव होकर निकलती है कि अगर एलियन है और 2 लाख एलियन भी इस धरती पर आ गए, तो हम इस पृथ्वी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी, क्या एलियन दिखते कैसे हैं और उनके पास कैसी शक्तियाँ हैं? देखिए, तकरीबन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि एलियन कैसे लग रहे हैं, मेरा अंदाजा है 90% मैं सही रहूँगा इसमें, कि एक कोरिया का इंसान ले लीजिए, हाँ। एक चाइना का ले लीजिए, एक जापान का ले लीजिए। तीनों को अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, ऐसे ही एलियन दिखते हैं हमारे इंसानों जैसे। मतलब कोरिया, चाइना और जापान, तीनों में रहने वाले लोगों जो लोग होते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन एलियन ऐसे इंसान दिखते हैं। जी जी। ब्रेन उनका बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। मतलब कि जो चीज़ सोचने में हमें 10 मिनट लगती है, वो चीज़ वो 1 मिनट में सोच लेते हैं। और जिस चीज़ में हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये सही है या गलत है, वो लोग पहली सेकंड से क्लियर होते हैं कि ये सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी जो चीज़ है कि जैसे हम एक शहर में 1 करोड़ लोगों की बस्ती है, मतलब पॉपुलेशन है। एलियन एक शहर पकड़ो, गांव कहो, जिला कहो, आपको जो मन में है वो कहिए, क्योंकि उन्होंने किस तरह से उसे बांटा है वो हम नहीं जानते। लेकिन 3,000 से ज़्यादा एक जगह पर वो लोग रहते नहीं है, अलग अलग डेस्टिनेशन पर 3-3 हज़ार लोग रहते हैं। जैसे कि अहमदाबाद में 3,000 लोग रहे तो वडोदरा में 3,000 लोग रहेंगे, आनंद में 3,000 लोग रहेंगे, जामनगर में 3,000 लोग रहेंगे। जी जी जी। और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और वही इस पृथ्वी को सबसे ज़्यादा एडवांस बनाएगी। आज हमें क्या लगता है कि भाई हम सुपर पावर है दुनिया में, हमारे पास सब कुछ है, हमने ये रिसर्च कर ली है, और इससे फ़ायदा पूरी दुनिया को होगा। उनके साथ कनेक्शन करने से पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, और हर इंसान इससे अछूता नहीं रह सकेगा। जैसे हम मोबाइल से अछूता नहीं रह सकते, जैसे मोबाइल से हम अछूते नहीं रह सकते, आज घर घर में हर हाथ में मोबाइल है। हाँ। उसी तरह से एलियन की दी हुई टेक्नोलॉजी हमारे बहुत काम आ सकती है। जी और जी।
वो दे सकते हैं एलियन, उनके साथ हमारा कनेक्शन प्रस्थापित होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये नाम एलियन किसने रखा होगा? मतलब परग्रहवासी तो हम बोल सकते हैं, पर ये मतलब एलियन मूवी बनी किसने थी। रखा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परग्रहवासी हमेशा से मतलब के का कई बार कई अमेरिकन राइटर्सों ने लिखा है। स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने अवकाश को पूरी तरह से खंगाला था, उन्होंने टाइम मशीन की बात की, और टाइम मशीन की बात उन्होंने बड़े डंके की चोट पर की कि टाइम मशीन बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि आज हम 2009 में बैठे, उन्होंने 2009 में यूके के एक रेस्टोरेंट में, लंदन में एक रेस्टोरेंट में 5-6 लोगों की मतलब के सेमिनार रखा, मीटिंग रखा। उन्होंने 50 लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन 5-6 लोग आए। उन्होंने रिवील नहीं किया था कि पॉइंट क्या है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है, ये सेमिनार इसलिए बुलाया है कि हम वेट करेंगे कि हो सकता है कि 2040 में जीवन चल रहा है या 35 में जीवन चल रहा है, तो वहाँ से कोई टाइम ट्रैवल करके आज हमें मिलने यहाँ आए। अच्छा। और यदि किसी ने टाइम ट्रैवल 2000 अभी तक नहीं रिसर्च किया हुआ है, तो आने वाले वक्त में वो टाइम ट्रैवल कोई ढूंढेगा और फिर हमें मिलने 2030 से यहाँ 2009 में इस दिन यहाँ आएगा। जी। तो इसका ये मतलब कि बात कहते हुए स्टीफन हॉकिंस ने कही कि भाई एलियंस है या नहीं है, लेकिन उसके सबूत मिलते हैं, हाँ। लेकिन मैं प्रूव नहीं कर पाता, जैसे मैं प्रूव नहीं कर पाता था। लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट ऐसा कहा कि अगर एलियन है या नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस भी अगर हमें जानना है तो हमारे पास टाइम मशीन होनी ज़रूरी है। तो किसी प्रदीप जैसे कि इंसान ने कहा होगा कि भाई कैसे, आप जैसे बुद्धिजीवी ने कहा होगा कैसे, तो उन्होंने कहा कि जहाँ हमें लगता है कि एलियन आए, तो हम आधा घंटा पहले उस जगह पे पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं कि एलियन आए। अच्छा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई 50 मिनिमम एलियन साल भर में दुनिया में आते हैं, ज़्यादा ही आते होंगे। लेकिन अब आप पूछेंगे कि एविडेंस, तो मेरे पास तो एविडेंस नहीं है। मेरी बात वो लोग जब कहेंगे कि भाई हम आते थे तभी प्रूव होगी। मैं 92 से कह रहा था, तो आज 2026 में वो बात प्रूव हुई कि चलो नासा भी ये कह रहा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जो अवकाश यात्री गया था, उसने उसके बाद 1969 के बाद उसने पूरी तरह से हर इंटरव्यू में बात बताई कि हमारा जब अवकाशयान जा रहा था तो एक बहुत ही लंबी पावरफुल रोशनी हमारे साथ साथ चल रही थी और कुछ वो अलग था। लेकिन सरकार ने इस बात को दबा के रखा, इंटरव्यू में वो बात खारिज हो गई कि भाई चलो इनके मन का वहम होगा। और आज जो पायलट फ्लाइट चलाते हैं उनको भी ऐसी अनुभूति होती है, 2-3 पायलटों ने मुझे बताया है। लेकिन उनका कहना है कि अगर हम ये बात हमारी कंपनी को बताएंगे तो हमें वो उड़ने ही नहीं देंगे, मतलब हमारी जॉब चली जाएगी। क्योंकि हमने जो देखा उसके लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत है नहीं। तो कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि आज हमें करना है, आज हमें उनके साथ जुड़ना है। आज अगर हम उनके साथ संपर्क कर लेंगे तो सहूलत भी रहेगी और अच्छाई भी रहेगी। और एक सवाल और भी आ रहा है कि एक वीडियो में मैंने सुना था कि वो बता रहे थे कि एलियन किसी आदमी के रूप में आते हैं, इंसान के रूप में आते हैं, और जो भी उनको कार्य करना है करके चले जाते हैं। पर क्या सच है ये बात, या फिर एक और बात भी हो सकती है कि किसी के शरीर में भी वो आ सकते हैं? तो ये बात कितनी हद तक सच है, क्या हो सकता है? साइंटिफिकली मैं कहूँ अगर आपको वेरी ऑनेस्टली, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एलियन को इस पृथ्वी को चलाने से कोई फायदा नहीं है जी। जैसे एक शहर में रहने वाला बंदा वो गांव में जाके खेती नहीं कर पाएगा, एलियन के लिए हमारी पृथ्वी एक अनडेवलप्ड गांव जैसी ही है। तो इस चलाने में उसका कोई फायदा नहीं है। वो किसी के शरीर में आके वो एंटर होके वो ऐसी कोई घटना करे, ऐसी गुंजाइश भी 0% है। क्योंकि वो पावरफुल है, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए उनको हमारी पृथ्वी चलाने की ज़रूरत
नहीं है, या किसी इंसान की बॉडी में जाने की ज़रूरत भी नहीं है और ऐसी ताकत भी नहीं है, क्योंकि अगर एक एलियन दूसरे के शरीर में जाने की कोशिश करेगा तो जा ही नहीं पाएगा ना। आज हम किसी की बॉडी में जाने की कोशिश करें तो हम टकराएंगे, हाँ बॉडी के अंदर नहीं जा सकते, जी वो बात है। जी। तो समझ क्यों लीजिए कि वो इतना- इंसान ही है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर नहीं रह रहे हैं, हाँ इंसान ही है। इंसान तो ही है। क्यों ऐसी बातें लोग फैला रहे हैं? अब देखो, बोलने की जो आज़ादी होती है उसमें हर इंसान सब कुछ बोलता है। अब जिन्होंने ये बोला होगा उन्होंने बिना सोचे इस बोला होगा, क्योंकि उनको कोई इसका साइंटिफिक तर्क नहीं है, इसलिए उन्हें अपने हिसाब से कुछ बात बोली होगी। जहाँ तक साइंटिफिक प्रूफ आपके पास ना हो कि आप स्पेस में काम करने वाला किसी इंसान या नासा इसरो वाले इंसान के साथ 1 घंटा भी अगर डिबेट ना कर पा रहे हो तो आपके ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। लेकिन भारत की ये तो खूबी है ना जिसके मुंह में जो आता है वो बोलता है, जी और बोलना भी चाहिए। मतलब कि अपने विचार को आप प्रदर्शित करो, लेकिन उसके उसके पीछे आपने जो बोला है आपके पास खुद तो प्रमाण होना चाहिए। सामने वाला उस प्रमाण से सेटिस्फाइड हो ना हो वो उसके ऊपर है, लेकिन आपके पास आपके एविडेंस होने चाहिए, ऐसा मैं पर्सनली तौर पे मानता हूँ। जी जी। और आप इतने सालों से बोलते आए हैं कि एलियंस है, ये है, वो है, आपके साधना के माध्यम से, तो आपको कैसे ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि है, और ध्यान में आपको पता चला? नहीं या फिर कैसे नहीं। आप इतने दावे से कैसे कह हाँ, सकते हो? देखिए, ध्यान ज्ञान एकदम से अलग विचार है और साइंस अलग चीज है। मैं बहुत टाइम तक अलग अलग जगहों पे जाके देखता था कि भाई ऐसी घटना होती है। जहाँ किसी ने मुझे बताया कि भाई हमने ऐसा कुछ देखा, तो मैं वहाँ चला जाता था, वहाँ बैठता था, 5-10 दिन रहता था, देखता था, और मुझे लगता था कि यहाँ कुछ गतिविधि हुई है। ज़्यादातर जंगलों में होती थी, ज़्यादातर बर्फीले पहाड़ों में होती थी, क्योंकि एलियंस को ठंडी पसंद है। हाँ। तो मैंने बहुत जगह पे ऐसे अवशेष, ऐसी घटनाएं देखी है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो देखा समझा और उसके बाद मैंने उस पर एनालिसिस रिसर्च किया, तो ये मुझे पता चला कि भाई ये एलियंस ही है। हाँ। तो ऐसा मैंने ध्यान में बैठकर मैंने कनेक्शन किया और मैंने देखा नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल बात पूरी तरह से अलग है और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। अगर मैं स्पिरिचुअली बात करता तो मैं अपने तक ही रखता। मैं क्यों नासा और इसरो जैसी संस्था को इनवाइट करता कि भाई आप मुझे बुलाओ, मैं 1 साल में आपसे एलियन का कनेक्शन करवा दूंगा। उसके पास, मेरे पास ठोस तथ्य है, ठोस बातें हैं, और ठोस तथ्य और बातें जब आपके पास होती है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। विराट कोहली को आप बोल दो कि भाई जाके क्रिकेट खेलना है रात को 2 बजे, तो वो उठ के बैठ के क्रिकेट खेल देगा, उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा। रात को 2 बजे हुए तो क्या हुआ, मुझे सिर्फ बॉल दिखना चाहिए। वही मैसेज है कि भाई मैं कोई ध्यान या अध्यात्म के आधार पर ये बात नहीं कह रहा हूँ, साइंटिफिकली ज्ञान के आधार पर बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बात समझेगा वही जो अवकाश के साथ काम कर चुका है, मतलब एक अवकाश में या मतलब के गैलेक्सी में काम कर रहा है, ऐसी एजेंसियाँ काम कर रही है, वही मेरी बात को समझ सकेंगे पूरी तरीके से। तो आप ये वादत भाषा के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चला कि वो एलियन वादत भाषा समझ रहे हैं? जिस तरह के निशान होते हैं, जिस तरह की ये उड़न तस्करियाँ चलती है, जिस तरह से वो पृथ्वी का संचालन या संदेश आता है, वो पूरी तरह से मैंने जितना डिकोड किया है वो वादत भाषा ही है। अच्छा, बराबर। तो वादत भाषा में कोई भी चीज़ को कहना बहुत इजी भी होता है और टेक्निकली भी साउंड होता है। मैं थोड़ा सा विषयांतर करता हूँ। जैसे कि अमेरिका का एक इंसान है, उसने पूरे परिवार के साथ अमेज़न जंगल में 30 साल बिताए। 30 साल सिर्फ उस कबीले की भाषा जानने के लिए। 30 साल, उनकी 18 ही अक्षर है, लेकिन वो लोग बोलते हैं तू कहाँ गया, तो उसका मतलब फ्लैट है कि भाई तू कहाँ गया, तू कहाँ गया, इस तरह से बोलते हैं तो उसका मतलब है कि तू मछली पकड़ के ला। अच्छा। तू कहाँ गया मतलब वो गुस्सा है। मतलब अलग एक ही सेंटेंस को अलग अलग 10 चीज़ों में इस्तेमाल वो लोग करते हैं। उसने ऐसा रिसर्च करके बताया। उन लोगों को पैसा गिनना भी नहीं आता, आज की तारीख की बात है 2026 की। तो
फिर से मूल विषय पर आता हूँ कि जो जो घटनाएं मैंने रिसर्च की है वो मतलब कि वादत भाषा में ही वो लोग डिकोड करते हैं और बोलते हैं और समझते हैं। अगर हम यहाँ से अवकाश में वादत भाषा के 10 सेंटेंस को भेजें तो उन लोगों का जवाब आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि मैं सही हूँ। हाँ, जवाब नहीं आया तो पता चल जाएगा कि मैं गलत हूँ। गलत है, सही बात है। तो देवता जो है और एलियंस में क्या डिफरेंट? देवता और एलियंस में इंसान और देवता जैसा मतलब है, उनके लिए भी देवता देवता ही है अच्छा। और हमारे लिए भी देवता देवता ही है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि स्पिरिचुअल बात और एलियंस दोनों को जितना हम अलग रख सकेंगे हम उतने साइंटिफिकली क्लियर रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप अभी ये आपकी वीडियो भी मैंने आपके चैनल में देखा कि स्पेशली एलियन के लिए आपने शूट किया था। तो आपका अभी ये जीवन में, अभी आज की तारीख में अभी ये शूट कर रहे, तो अभी तक आपका उद्देश्य क्या है? वो एक पूरी तरह से मैं ऐसा मानती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियो के माध्यम से ये मैसेज सरकार तक और जहाँ तक आपको पहुँचना है पहुँच जाए। तो आप बताइए। देखिए, इसके लिए टेक्निकली थोड़ा सा चलना पड़ेगा, इसरो के साथ या नासा के साथ मेल डालना पड़ेगा, फिर उनके जवाब की हमें अपेक्षा करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक भी एक लेटर पहुंचाना पड़ेगा कि भाई इस बारे में मैं मदद कर सकता हूं देश की। अगर हिंदुस्तान के पास, मेरा उद्देश्य है कि अगर हिंदुस्तान नहीं करेगा तो हिंदुस्तान आने वाले 5 साल में सुपर पावर बन जाएगा। हाँ। क्योंकि अगर जो पहले एलियन के साथ कांटेक्ट में आएगा, एलियन उसी देश के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करेंगे। और हमारे इसरो में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी शक्ति है कि भाई हम अपना मैसेज तो उन तक 100% पहुंचा ही सकते हैं। तो इसरो में बात करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। फिर गुजरात सरकार से उसका मेल डालेंगे या पत्र डालेंगे, फिर उसके बाद भारत सरकार को डालेंगे। तो उसके बाद क्या उनका रिस्पांस आता है, वो लोगों भी क्या सोचते हैं, उनको भी लगेगा कि मेरी बात पर कितना यकीन करे ना करे, उस प्रोसेस में से पूरा सिस्टमेटिकली पसार होना पड़ेगा। जी जी। और आप तो भला इच्छते हो देश का। मैं देश प्रेमी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा राष्ट्र सबसे महान बने जो जी। पहले था। ऐसा तो है नहीं, पहले था महान तो फिर महान बने। और मेरे योगदान से, मेरी किसी मेहनत से अगर राष्ट्र को फ़ायदा मिलता है तो उससे बड़ी बात, मेरी बात छोड़ दीजिए, कोई भी हिंदुस्तानी अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है, तैयार है। हाँ हाँ, सही बात है। और गुरुजी आपके बहुत सारे मंत्र थेरेपी दरबार चलते हैं, बार बार चलते रहते हैं, और इस बार गोंडल में है शायद। तो ये मंत्र थेरेपी दरबार में और क्या विशेषता है? इस मंत्र थेरेपी दरबार में मैं जो करता हूँ कि लोगों के जो भौतिक प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का हम निःशुल्क समाधान करते हैं। अच्छा। कि भाई देखिए, समाज ने मुझे, मेरे भक्तों ने मुझे गुरु की पदवी दी, कुदरत ने, ईश्वर ने, मेरे गुरुजनों ने मुझे ज्ञान दिया। तो आपको जब कोई गुरु बनाता है तो एक गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो मैं, समाज ने मुझे जो अस्तित्व दिया, तो मैं पूरे भारत में जाके मंत्र थेरेपी दरबार करके लोगों के प्रश्नों का मंत्र और मंत्र शक्तिपात के साथ समाधान करूंगा। इस बार गोंडल में मैंने थोड़ा यूनिक सोचा है कि मैं ऐसी चीज़ बना के उनको देने वाला हूँ कि आप इसको अपने पास रखिए। जी। आपको इसमें जब जब वाइब्रेशन डेवलप होगा, बराबर है, तो आपके जीवन में आप किस राह पर सही है या गलत है, आप उस बात को डिसाइड कर पाओगे। अच्छा। मतलब एक ऐसा चक्र दूंगा कि जैसे कि एक इंसान कंफ्यूज है कि मैं ये बिजनेस करूं या नहीं करूं। हाँ। तो वो चक्र के सामने 1 मिनट बैठेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। अच्छा। अगर उसमें आए कि करनी है तो वो डेफिनेटली सक्सेस होगा। अगर उसमें आए कि वो सक्सेस नहीं होगा तो उसमें आ जाएगा कि वो डेफिनेटली सक्सेस नहीं होगा। तो ऐसा भी चक्र मैं इस बार पहली बार, मतलब मैं 6 महीने से बनाने की कोशिश कर रहा था, अभी जाके कल मतलब कि उसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। तो गोंडल मंत्र थेरेपी दरबार में मैं भेंट स्वरूप वो देने वाला हूँ। सही बात है, सही बात है। और गुरुजी और क्या आप आविष्कार करने वाले हो, चालीसा या फिर कुछ नया करने वाले हो भविष्य में ऐसा?
भविष्य में अभी मेरी जो रिसर्च मैंने अभी आपको बताया कि भाई इंसान डिसीजन मेकिंग परफेक्ट कर सके, उसका मैंने चक्र बनाया है और वो निःशुल्क मैं देने वाला हूँ। ऐसे ही मैं एक ऐसा चक्र, मतलब ऊर्जा चक्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मुझे कामयाबी डेफिनेटली नहीं मिली है, लेकिन इंसान जो साथ में रख लेगा तो पूरी तरह से उसकी जो तनाव, अशांति, पीड़ा, दुख वो निकल जाएगा। अब जैसे कि आपको सिर दर्द हो रहा है, वो चक्र आपने हाथ में रखा तो आपका सिर दर्द चला जाएगा, डिसीज नहीं मिटेगा, लेकिन प्रैक्टिकली उस वक्त आप प्रेजेंस ऑफ माइंड और रिलैक्सेशन के जोन में आ जाओगे जी। मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि अलग अलग इंसान की ऑरा अलग अलग होती है। किस इंसान को किस तरीके से देखिए, रिसर्च करने के बाद तो चीज़ एक सेम बनेगी। सेम बनेगी। कि भाई आप गाड़ी लेने जाओ किसी एक कंपनी की, तो आप जो लोगे इनोवा, तो मेरी इनोवा और आपकी इनोवा सेम रहेगी, तो वो चक्र तो सेम ही रहेगा। आप पर कितना इफेक्ट करता है वो परीक्षण लोगों पर करना पड़ेगा। उस पर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, उसमें अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन डेफिनेटली मैं सक्सेस हो जाऊंगा ऐसा मुझे लगता है। आने वाले वक्त में दूसरी एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक ऐसी ज्ञान की पुस्तक को जो आने वाले इंसानों के जीवन में दुख दर्द को सॉल्व कर सके, ऐसे बड़े मंत्र, दिव्य मंत्र वादित भाषा में, उसकी जो मैंने रचना की है वो अभी मैं प्रकाशित आने वाले 6 महीनों में करूँगा जी। और मैं चाहूँगा कि वो निःशुल्क लोगों तक पहुँचे। जैसे आज तक ओमकार चालीसा, नव दुर्गा चालीसा, ज्योतिर्लिंग चालीसा, बजरंगबली चालीसा, भागवत चालीसा, कृष्ण बावनी, तीर्थंकर बावनी, हनुमान बावनी, चारधाम चालीसा जो निःशुल्क लोगों तक पहुंचाया है और लोगों का सहयोग मिला है, उसके माध्यम से ही ये सफल हुए हैं, हम सफल हो पाए हैं। तो वो भी निःशुल्क पहुंचाऊं, क्योंकि मैं तो मीडिएटर हूँ, मुझे दे रहे हैं, ईश्वर दे रहे हैं, तो मुझे मेरे पास जो आ रहा है वो सिर्फ पास ऑन करना है। और गुरुजी एक और सवाल आ रहा है कि अभी जो युवा है वो शादी के नाम से दूर भाग रहे हैं। उसको मतलब मैक्सिमम लोगों का ऐसा है कि हम अकेले रहना चाहते हैं, संसार में बंधना नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से जो जेंजी है, मतलब जो यंग जनरेशन है हमारी भारत की खासकर, वो बड़ी बुद्धिमानी है और दुनिया की भी जो जनरेशन है वो भी बड़ी बुद्धिमानी, चतुर है। जो चीज़ 50 साल के इंसान के समझ में नहीं आती टेक्निकली, वो चीज़ आज की जो जेंजी है वो 2 मिनट में समझ जाती है। हाँ। ठीक है, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि वो मोबाइल इतने अच्छी तरह से ऑपरेट करते हैं कि आपको लगेगा करे मैं 10 साल से लेके घूम रहा हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं जानता जितना ये 5 साल का बच्चा समझ चुका है जी। ठीक है, तो आज की 20-25 साल की जो जनरेशन ने देखा है तनाव, घर में झगड़े, हाँ। घर में बवाल, बड़ों के बीच मनमुटाव, छोटी छोटी बातों के बीच एक दरार सी हो जाना, छोटी बात है कि सब्जी में नमक ज़्यादा क्यों है, हाँ। अब झगड़ा है, कपड़े धोने वाली बाई नहीं आई तो कौन, मतलब वो सब ये जनरेशन ने देखा है। हाँ। वो लोग नहीं चाहते कि उनकी लाइफ भी ऐसी मिजरेबल बने, और मिजरेबल बनती है तो उन लोगों ने ऐसा सोच रही है आज की जनरेशन कि भाई बिना शादी के अगर अच्छी तरह से जिया जा सकता है तो शादी का स्टेप क्यों लें, और अगर शादी कर भी लेते हैं तो बच्चे तो नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत सी जनरेशन है कि अगर मुझे लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया या अच्छी मिल गई तो डेफिनेटली संतान नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के लिए तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसी जनरेशन को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इस जनरेशन को दिमाग खराब करे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ नहीं चाहिए। हाँ। ऐसे रिलेशन नहीं चाहिए, ऐसा सोशलिज्म नहीं चाहिए। हाँ। सोशली नहीं होते आजकल के बच्चे, क्योंकि सोशली उनके माँ बापों ने ही डिस्टेंस कर रखा है, फादर मदर भी अब सोशल नहीं रहे। हाँ। तो बच्चे तो कैसे रहेंगे। सही बात है, सही बात। लेकिन इतना डेफिनेट है कि मैं आज की जेनजी पर बहुत प्राउड करता हूँ, बहुत डायनामिक है। मुझे लगता है कि मैं 25-30 साल पहले आ गया। मुझे मैं आज 20-22 साल का होता तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी, उतने अच्छे ब्रेन के साथ और अच्छी तरह से डील कर पाता।
सही बात है, सही बात। मतलब उनसे बात करके आप सीखते हो, लर्न होते हो। आप सोचिए कि मेरा इतना सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आज भी किसी एक यंग जनरेशन वाले बच्चे के साथ या इंसान के साथ बात करता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है कि भाई हमारे देश में ये युवा पीढ़ी है, इतनी शार्प है, इतनी समझ रखती है, उनके पास इतना नॉलेज है, इतनी टेक्निकली फास्ट है वो लोग। तो प्राउड होता है डेफिनेटली आपको एक हिंदुस्तानी होने के कारण भी। और आपके सामने जो इंसान बैठा है वो इतना पावरफुल है कि आपके साथ 1 घंटे तक आध्यात्मिक डिबेट कर सकता है। जी 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 जी। हमने अपने गुरुओं के साथ कभी इतनी डिबेट ही नहीं की। हमने कहा हाँ गुरु जी आपने जो बोला सही है, बस आपने बोला मतलब भगवान ने बोल दिया। हाँ। आज की जनरेशन डिबेट करती है कि नहीं हमें समझाओ कैसे, हाउ। से हाँ। और वही से ये लोगों की बुद्धि टर्निंग कंस्ट्रक्टिव होती है। मैं ऐसा बड़े छाती ठोक के कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में आने वाला जो भविष्य है वो बड़े सुदृढ़ और पावरफुल हाथों में है, और आने वाले जनरेशन के हाथों में जाएगा तो बहुत अच्छा वो देश का करेंगे, वो तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ। और गुरुजी अभी पॉडकास्ट का समय थोड़ा कम हो रहा है और लग रहा है कि थोड़ा मैं अभी इसको स्टॉप करूं, पर जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा मंत्र, कुछ एक कॉमन, कुछ रेमेडी उनकी सुख शांति के लिए दे दीजिए। देखिए आज मैं एक दिव्य मंत्र दे रहा हूँ आपको। अगर आप अपने जीवन में कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग चाहते हैं तो मंत्र थेरेपी दरबार गोंडल में आइए। लेकिन अभी आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो लोग देश और दुनिया में कहीं भी देख रहे हैं तो एक दिव्य मंत्र दे रहा हूँ। ओम सिद्धात्रता नमः, ओम सिद्धात्रता नमः, ओम सिद्धात्रता नमः 3 बार बोलना है। 3 महीने तक आप मंत्र कीजिए, सिर्फ 3 बार बोल के। एक भी दिन बीच में स्किप मत कीजिए। आपकी जो इच्छाएं है, मनोकामना है वो पूरी होगी और आप सही डिसीजन ले पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जो चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हो, ओम सिद्धात्रता नमः ये मंत्र आपको उस दिशा में आगे डेफिनेटली ले जाएगा। थैंक यू पूनम जी। धन्यवाद धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।